साइमा का शौहर असद इसे पैसे भेजता तो वो मोहल्ले के गरीब बच्चों पर खर्च कर देती और सास नंदें इसे मना करती तो इसके बावजूद वो पैसे खर्च कर देती। एक दिन सास और देवर नंदों ने इसे कमरे में बंद करके बहुत मारा और इसे बिजली के झटके लगाकर पागल कर दिया और असद को फ़ोन करके बताया कि साइमा तुम्हारे पैसे जुए में हार गई है, जिसकी वजह से वो पागल हो गई है। असद परेशानी की हालत में अचानक घर लौटा तो सास नंदों के कदमों से तले से ज़मीन निकल गई। जब साइमा ने सुबह सुबह उठकर नमाज अदा करने के बाद बाहर सहन को साफ करते हुए चटाइयाँ बिछाई तो कुछ देर के बाद दरवाज़ा खटका तो इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो चंद बच्चे हाथ में सपारा लिए खड़े थे। इसने दरवाज़ा खोलते ही इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और वो अंदर आकर चटाई पर बैठकर पढ़ने लगे। साइमा हाफ़िज़ कुरान थी, सोमो सलात की पाबंद, वो शरई पर्दा करने वाली लड़की थी। इसके मेके में तो सभी लोग दीनदार थे, लेकिन इसके ससुराल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। सास और नंदें दिन रात इसे जलील करती और सबसे ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ इसके पर्दा करने पर थी। लेकिन साइमा ने इनकी कभी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही अपने पर्दे के साथ इसने समझौता किया। साइमा का शौहर चूँकि मुल्क से बाहर दुबई में होता था तो इसलिए भी इसकी ज़िंदगी काफ़ी घुटन थी। इसने असद से कई बार कहा कि वो वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ आकर कुछ छोटी मोटी नौकरी कर ले, वो इसके थोड़े से भी गुजारा कर लेगी। लेकिन असद की माँ और बहनें इसे वापस ही नहीं आने देती थीं। इसके वापस आने का कहने की वजह से भी इसकी सास और नंदें इसके खिलाफ थीं और कुछ अल्लाह पाक ने शादी के 5 साल होने के बावजूद भी इसे औलाद ना दी। और औलाद होती भी कैसे? असद शादी के 5वें दिन ही मुल्क से बाहर चला गया और फिर 3 साल के बाद लौटा और जब वो वापस लौटा तो दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर माँ बहनें रात देर तक इसे अपने पास बिठाए रखती थी। बेचारा जब देर से कमरे में जाता तो खुद भी नींद से बेहाल होता और साइमा भी सो चुकी होती। दिन के वक्त सास साइमा को एक लंबा चौड़ा मेन्यू दे देती कि ये पकाओ वो पकाओ, आज मेरे भाइयों ने असद से मिलने आना है। वो बेचारी किचन में ही गुन चक्कर बनकर रह जाती। इसी में ही सारा दिन गुजर जाता और असद के जाने का वक़्त हो गया। जिस दिन इसने जाना था साइमा इसके साथ लगकर बहुत रोई थी। कहने लगी, असद कब तुम्हारे परदेश के चक्कर ख़त्म होंगे? कहने लगा, बस बहन की जिम्मेदारियों से फ़ारग हो जाऊं। वो 2 साल से गया हुआ अभी तक वापस पलट कर नहीं आया था। साइमा ने सहन में बैठे सवारा पढ़ते बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा कल तुम सब लोगों ने पीछे से सारी दुआएं याद करनी हैं और मैंने सुननी भी हैं। तो बच्चों ने ज़ोरों शोर से कहा, जी बाजी जी जी। वह बच्चों के जाने के बाद उठी और किचन में काम कर रही थी कि इसकी छोटी नंद किचन में आई और कहने लगी, अच्छा भाभी आज ना दोपहर में बिरयानी बना देना, मेरी कुछ सहेलियां वगैरह आ रही हैं। सोबिया मुझे आज ज़रा बाहर जाना था। तुम्हें तो पता है कि हर महीने के शुरू में जब असद पैसे भेजते हैं तो मैं कुलसूम आपा के यहाँ जाकर राशन पानी डलवाती हूँ। इसने आहिस्ता से कहा तो सोबिया ने इसे घूरते हुए कहा, हाँ बस अपने सारे पैसे ना इसी तरह खर्च कर दिया करें। अगर हम में से कोई मांग ले तो आपके पास एक पैसा नहीं होता। सोबिया की बात पर वो चुप हो गई। इसे शुरू से ही आदत थी कि वो ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करती थी। इसने सोबिया से कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगी कि पहले बिरयानी बना दूँगी और फिर इसके बाद चली जाऊँगी। तुम फिर ऐसा करना कि खाना वगैरह अपने दोस्तों को खुद ही दे लेना। सोबिया ने इसकी बात पर इसे घूरते हुए अम्मा को आवाज़ें देना शुरू की और कुछ देर के बाद हामती कामती शमशाद बेगम बाहर निकली। अब क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? शमशाद बेगम ने अंदर किचन में दाखिल होते हुए पूछा तो सोबिया ने कहा कि लो देख लो अपनी बहू की हरकतें। मैंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि मेरी दोस्तों ने आना है तो ज़रा खाना पानी का इंतज़ाम कर देना, मगर देखें ये तो सर चढ़कर बोली है कि इनको कुलसूम आपा के यहाँ राशन डलवाने जाना है। यहाँ पूरे मोहल्ले में इसके घर में कोई राशन नहीं डलवाएगा, लेकिन ये डलवाएगी। मोहल्ले में इसको कोई मुंह नहीं लगाता ताकि वो औरत
अपने सास ससुर शोहर सबको खा गई। लोग जिस औरत को मनुष्य समझकर मुंह नहीं लगाते और ये जाकर इसके घर की नहुसत को लेकर हमारे घर में वापस आती है। शमशाद बेगम इसे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, वाकई तो इसके घर जाती है और इसी की वजह से मेरे घर में सुकून नहीं है। साइमा हमेशा की तरह इनकी बातों पर दिल ही दिल में कुड़ने लगी। दिल तो चाह रहा था कि एक बार इनसे कहे कि ये नखुसत आपकी वजह से है। जिस घर में एक भी नमाजी ना हो, इसकी नखुसत कई घरों तक जाती है और यहाँ पर तो इसके अलावा कोई नमाज पढ़ता ही नहीं। फौजिया इसकी बड़ी नंद अंदर दाखिल होते हुए बोली, अम्मा तू किसको समझा रही है? तुझे पता है ना किसकी खोपड़ी में बात नहीं पड़ेगी। वैसे अगर इतने ही पैसे तुम्हारे पास हैं तो हमें दे दिया करो, हम अपने लिए कुछ ना कुछ ले लिया करेंगे। वो इनकी बातों को चुपचाप खड़ी सुनती रही, मगर इसने ज़ुबान नहीं खोली। इसे मालूम था कि अगर ज़ुबान खोली तो शाम को असद को फ़ोन करके उन्होंने चाल लगानी थी और वो वहाँ बैठे बहुत परेशान हो जाते। इसने चुपचाप सबका नाश्ता बनाया और फिर इसके बाद पूरे घर की सफाई करने लगी। सफाइयों से फारग होकर इसने सोबिया की आने वाली दोस्तों के लिए खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद वो बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। बाज़ार से सारा राशन पानी लेकर कुलसूम आपा के यहाँ पहुँची तो कुलसूम आपा ने इसको ठंडी टार लस्सी ला कर दी। इसने कुलसूम आपा की तरफ देखा तो वो इन्हें काफ़ी अफसरदा सी लगी। इसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुलसूम आपा ने कहा कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, दरअसल मेरी बड़ी बेटी सबका के 10वीं के पेपर्स आने वाले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर इसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। वो बहुत रो रही थी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। बच्चे मुझसे 100 तरह के सवालात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे मनहूस कहा जाने लगा। मैं क्या करूं? क्या मेरा कसूर था? जब मैं ब्याह कर आई तो मेरी सास मर गई और थोड़े ही अरसे के बाद ससुर और बच्चों की पैदाइश की बाद मेरे शोहर का सारा कारोबार ख़त्म हो गया। उन्होंने इस सदमे को दिल से ऐसा लगाया कि दुनिया से चल बसे और लोगों ने मुझे मशहूर कर दिया कि ये मनहूस है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पर इतनी बड़ी आजमाइशें आई हैं तो चलो इसे कुछ हौसला ही दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने मेरा हौसला नहीं रखा। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपने बच्चों के साथ मर चुकी होती। कुलसूम बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे आपा, इस तरह बिल्कुल मत रोइए, मैं हूँ ना। और रही बात सबका के पढ़ने की तो आप इसको मेरे पास भेजिए, शाम को मैं इसे पढ़ा दिया करूँगी। इसने इसके हाथ थामते हुए कहा तो कुलसूम का चेहरा जैसे खिल उठा। वो इसके गले लगते हुए बोली, अल्लाह पाक तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे और अल्लाह पाक तुम्हें जल्द अज जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। कुलसूम की दुआओं पर वो हल्का सा मुस्कुराती उठकर खड़ी हो गई। वो घर पहुंची तो फौजिया के ससुराल वाले आए हुए थे और शमशाद बेगम ने इसे देखते हुए कहा, लो आ गई मेरी बहू। फौजिया के होने वाले ससुराल के सामने इनकी ज़बान से गोया शरीनी टपक रही थी। वो सलाम करते हुए इनके पास बैठ गई। फिर शमशाद बेगम ने इनसे कहा कि जाओ जाकर किचन में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो और फौजिया को भी साथ ले लेना। तो वो चुपचाप उठकर किचन की जानब बढ़ गई। फौजिया भी अपने ससुराल वालों के सामने अच्छी बनने के लिए इसके पास किचन में आ तो गई, लेकिन एक साइड पर बैठी वो मोबाइल पर लगी रही। इसने एक दो बार इसे काम का कहा तो वो इतनी बुरी तरह से इससे बोली कि वो चुप ही हो गई। फिर इसने सब मेहमानों का खाना तैयार किया और इसकी कमर जैसे टूटने वाली हो गई, मगर इसका अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो रात गए तक वो अपने काम में बिजी रही। मेहमानों के जाने के बाद इसने सारे किचन और घर की सफाई की। इसके बाद वो अपने देवर और नंदों के कपड़े इस्त्री करने लगी। इस सब से फारग होकर इसने ईशा की नमाज अदा की और आकर अपने बेड पर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि इसका मोबाइल बजने लगा। इसने नंबर देखा तो असद का फ़ोन आ रहा था। इसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आने लगी। इसने सलाम करते हुए फ़ोन कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से असद बोला, हाँ जी बेगम साहबा, आपको तो अपने शौहर से बात करने की बिल्कुल भी
फुर्सत ही नहीं है, या हम आपकी याद में तड़पते हुए कब से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो ज़्यादा ही बिज़ी हैं। बिल्कुल याद नहीं आती ना आपको हमारी। दूसरी तरफ से असद रूठे हुए अंदाज में बोला तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी और बड़े ही मीठे अंदाज में बोली, आप मुझे भूलते कब हैं जो आपको याद करना पड़े। मेरे तो हर हाल ख्याल में आप ही रहते हैं। असरत दूसरी तरफ से हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, आप मुझे मस्का लगाएंगी आप। असद के बात पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तो आपको ये लगता है कि मैं मस्के लगा रही हूँ। वैसे बहुत ही बुरी बात है। असद, हाँ तो और क्या बोलूँ मैं, यही बोलना पड़ेगा ना कि तुम तो बात करती ही नहीं हो मुझसे। पूरा दिन मैंने इंतज़ार किया कि आज छुट्टी का दिन था, लेकिन तुम न जाने कहाँ बिजी थी। बस फौजिया के ससुराल वाले आ गए थे तो खाना वगैरह बनाना था, इसलिए वहीं बिजी रही। और वो एक एक करके अपने सारे दिन की रूटीन बताने लगी। तो दूसरी तरफ से असद बोला, अच्छा भाई बस कर दो, तुम तो बस आपकी खिदमतें में ही लगी रहना। अब मैं कुछ अरसे के बाद वापस आ रहा हूँ, तो चंद दिनों के लिए आना होता है। तब भी तुम ये कर लो, कभी वो कर लो, और फिर ऊपर से रिश्तेदारों की दावतें ही ख़त्म नहीं होती। मैं तो इस बार सोच लिया कि ये किसी रिश्तेदार की दावत पर नहीं जाना, बस हम दोनों होंगे और हमारा वक़्त होगा। क्या ख्याल है, हनीमून पर चलते हैं। असद के बात पर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वो असद के साथ काफ़ी देर तक बात करती रही और बात करते करते ही वो सो गई। अगली सुबह अपने रूटीन के मुताबिक उठी, सब काम निपटाने लगी और शाम को कुलसूम अपनी बेटी इसे पढ़ाने के लिए ले आई और इसने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सबका को आते हुए 2-3 दिन हो गए थे और सबका वैसे भी इसके साथ पहले से ही क्लोज थी और अब मज़ीद हो गई थी, और बीच में वो उठकर इसके साथ काम में भी हाथ बटाने लगी। आजकल इसका देवर फहद भी बहुत ज़्यादा घर में रहने लगा था, वरना इसे तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं थी। एक दिन इसे अपनी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी महसूस हुई, तो इसने सबा से कहा कि वो इसके साथ कमरे में ही चले और वो वहीं पर इसे पढ़ा देगी। फिर वो सबा को लेकर कमरे में आकर लेट गई। अभी इसे लेटे कुछ देर ही हुई थी कि फहद दरवाज़ा खटखटाता अंदर दाखिल होते हुए बोला, भाभी ये मेरी शर्ट को प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को अपने दोस्तों के साथ जाना है। फहद भाई, आप फौजिया या सोबिया से कह दीजिए मेरी दरअसल तबीयत नहीं ठीक है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसने आहिस्तगी से कहा तो फहद तलख लहजे में बोला, हाँ सबको तो मेरे काम करते हुए मौत पड़ती है। साइमा जल्दी से बोली, फहद भाई मैं कर देती हूँ आपकी शर्ट प्रेस, आप यहाँ पर रख दीजिए। फहद शर्ट रखकर भाई निकल गया। कुछ देर के बाद वो उठी और शर्ट उठाकर प्रेस करने के लिए बाहर जाने लगी। तो सबवा ने इसके हाथ से शर्ट पकड़ते हुए कहा कि आप रहने दीजिए बाजी, मैं कर देती हूँ। इसने तशक्कुर भरी निगाहों से सबवा को देखा और इसे शर्ट थमाती वापस आकर बेड पर लेट गई। कुछ देर के बाद सबवा वापस आई तो इसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी। इसने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी जी बाजी, मुझे घर जाना है, मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है, इसने कहा और फिर बैग उठाकर जल्दी से बाहर निकल गई। और वो हैरान परेशान बैठी थी। इसके रवैये पर गौर करने लगी। फिर सर झटकर इसने कुछ देर आराम किया और फिर अपने दुखते बदन के साथ आकर किचन में काम करने लगी। फिर अगले 2 दिन तक सबका जब ट्यूशन ना आई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और 2-3 बार तो फ़हद ने आकर इसके मुतल्लिक पूछा तो वो फ़हद किस तरह पूछने पर चूक गई। शाम को साइमा ने बुरखा पहना और कुलसूम आपा के यहाँ पहुँच गई और इसने जाकर कहा कि तुम्हें क्या मसला है, पेपर की तैयारी नहीं करनी जो अभी से इतनी छुट्टियां करने लग गई हो? अभी तो 3-4 दिन हुए थे ट्यूशन आते हुए और अभी से इतनी छुट्टियां, मैं बिल्कुल भी छुट्टी बर्दाश्त नहीं करती, इसने मोहब्बत भरे अंदाज में डांटते हुए कहा। तो सबका सर झुकाकर अपने लब को कुचलने लगी कि माफ़ करना साइमा, मैं सबका को नहीं भेज सकती ट्यूशन। दरअसल मैंने कहीं और पता कर लिया है, वो लोग पढ़ा देंगे इसको, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती। कुलसूम आपा ने निगाहें चुराते हुए कहा। तो इनके अंदाज पर साइमा ठटक कर इन्हें देखने लगी और बोली,
आप लोग मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है। इसके पूछने की देर थी कि सबका फूट फूट कर रोने लगी और वो इसके इस तरह रोने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर सबका ने इसे बताया कि फ़हद ने इस दिन इसके साथ बदतमीज़ी की और इसे बहाने बहाने से छूने लगा और वो बहुत ज़्यादा डर गई। ये बात सुनकर तो सायमा के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। वो वहाँ से किस तरह चलते हुए घर पहुँची ये इसे ही मालूम था। जब वो घर पहुँची तो सब लोग वहीं पर बैठे थे और फ़हद भी चारपाई पर बैठा चाय पी रहा था। कहाँ चली गई थी? कब से आवाज़ें लगा लगा कर मेरा गला बैठ गया, लेकिन मजाल है कि तुम बता कर जाओ। इसके अंदर दाखिल होते ही शमशाद बेगम ने इसे आड़े हाथों लेते हुए कहा। वो चलती हुई आकर फ़हद के पास खड़ी हुई और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा और शमशाद बेगम तड़प कर उठते हुए बोली, हाय हाय, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने गुस्से से फ़हद को देखते हुए बोला, अपने बेटे से ही पूछें कि इसने क्या हरकत की है। इसने कुलसूम आपा की बेटी के साथ बदतमीज़ी की। फौजिया गुस्से से इसकी तरफ आई और इसके बाजू से पकड़कर इसको खींचते हुए इसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, अच्छा तू गैरों की वजह से अपनों पर शक करेगी? अरे ये अपना समझती कब है हमें? शमशाद बेगम ने अपना सीना पीटते हुए कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि ये किस किस्म का है और हाँ, अब इसकी ये बात मैं असद को बताऊंगी, वो इसका इंतज़ाम करेगा। इसने फ़हद को देखते हुए कहा तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो बिना मज़ीद कोई बात किए अपने कमरे में आई और बुर्खा उतार कर सर थाम कर बैठ गई। अभी से बैठे कुछ देर ही हुई थी कि वो चारों अंदर दाखिल हुए और इसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर इन चारों ने इसे इस कदर पीटा कि वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो इसके पास एक डॉक्टर खड़ा था। इसने इसको बिजली के झटके लगाने शुरू किए। इसकी चीखों से जैसे पूरा घर गूंज उठा था और मोहल्ले के लोग भी अपनी छतों पर निकलकर एक दूसरे से इस चीखों पुकार की वजह दरियाफ्त कर रहे थे। फिर इसी तरह 3 दिन तक इसे बिजली के शॉट दिए गए, जिसकी वजह से इसका दिमाग जैसे बंद होना शुरू हो गया और इसे एक अजीब तरह से दौरा पड़ता, जिससे वो हंसने लगती तो हंसती जाती और रोने लगती तो रोई जाती। मगर ये दोहरा कुछ पल के लिए होता था और फिर वो नॉर्मल हो जाती थी और इसकी नंदों ने इसका मोबाइल तक इससे छीन लिया था और वो असद को भी कुछ बता नहीं सकती थी। मगर इन लोगों ने इसकी वो पागलपन के दौरे की वीडियो असद को बनाकर सेंड करते हुए कहा कि तेरी बीवी पागल हो चुकी है और इसको तू जो भी कुछ बेचता था लॉटरियों में ज़ाया कर देती थी और ज़्यादा के लालच में सब लुटाती रही थी। वो असद को और न जाने क्या क्या बता रहे थे और वो सुन होते दिमाग से बात सुनने जा रहा था और इसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे मोबाइल लेकर असद को अपनी हालत का बता सकती। वो सारा दिन कमरे में ही रहने लगी और पूरा दिन नमाज कुरान पाक पढ़कर अपने अल्लाह से इंसाफ मांगती रही और अल्लाह ने जल्द ही इसकी दुआओं को कबूलियत बख्शी। इस दिन वो घर में अकेली ही थी कि कुलसूम आपा इससे मिलने आ गई। कुलसूम आपा इसकी हालत देखकर रोते हुए बोली, हाय रब्बा, क्या हो गया तुम्हें सायमा? इसने रोते हुए कुलसूम आपा को सारी बात बताई। आपा प्लीज़ मेरे शोर को मेरी हालत का बता दें, वरना ये मुझे मार डालेंगे, इसने रोते हुए कहा। तो कुलसूम आपा बोली, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे नंबर दे दो इसका। इसकी आदत थी कि वो हर नंबर महफूज करने के लिए डायरी में लिख लेती थी। इसने जल्दी से डायरी निकाल कर नंबर लिखवाया और कुलसूम ने भी गोया इसकी बहन होने का हक अदा कर दिया और असद को फ़ोन करके कहने लगी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बीवी को ना करदा गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं, तुम वापस आ जाओ यहाँ। ताकि कुलसूम ने इसे सफ़ा के साथ फ़हद के बदतमीज़ी का तस्करा करते हुए कहा कि इसने जब इस बात पर फ़हद को थप्पड़ मारा तो इसे तुम्हारा नाम लेकर धमकी दी, तो इन लोगों ने इसे दिमागी मरीज करार देने के लिए बिजली के झटके तक लगाए। असद सारी बात सुनते ही 2 दिन के अंदर अंदर टिकट करवा कर घर पहुंचा तो घर में वो चारों पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे और लाउड म्यूज़िक भी चल रहा था। इसको आता देखकर इनके चेहरों से रंग उड़ गए और गोया इनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। वो सर्द सी निगाह डाले इन पर डालता
अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुसल्ले पर बैठी साइमा ने मुड़कर देखा और वो साकत रह गई। वो पास जाकर इसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़ गया। साइमा ने इसके हाथ थामते हुए इस पर अपना माथा टिकाया और ज़ोरों शोर से रोने लगी। असर ने इसे एक बार भी रोने से नहीं टोका। वो चाहता था कि इसके अंदर का सारा गुबार बाहर निकल जाए ताकि वो पुरस्कून महसूस करे। कुछ देर के बाद इसने सर उठाया तो असद ने बड़ी अकीदत से इसके माथे पर बूसा दिया और इसे उठाकर बेड पर बैठा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब ठीक कर दूंगा, असद ने कहा। तो इसने इत्मीनान अंदाज से इसे देखते हुए सर इस्पात में हिला दिया। फिर कुछ देर के बाद वो इसका हाथ थाम कर बाहर निकला तो वो चारों आपस में कोई चन्मकोया कर रहे थे। इन्हें आता देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठ गई। इतने अरसे के बाद तू वापस आया और अपनी माँ से मिला तक नहीं, शमशाद बेगम ने कहा। तो वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोला, हाँ, आप लोगों को तो मुझे देखकर शौक लगा था। मैंने सोचा कि चलें आप ज़रा शौक से बाहर निकल आएं, मैं तब तक अपनी बीवी से मिल लूँ। इसके तंज पर वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। वैसे तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें आते ही भड़का दिया, ये तो है ही ऐसे फसादन। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ता है, इसलिए मेरा बच्चा इससे दूर ही रहना। शमशाद बेगम ने तेज़ लहजे में कहा, जी मैं आपको कुछ बताने आया था कि इसे यहाँ रहकर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं अपनी बीवी को लेकर अलहदा घर में रहने का फ़ैसला कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही मशवरा दिया है कि ख़ानदान की खिदमत कर कर के इसका ये हाल हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अलहदा ले जाकर इसको रख लेता हूँ, शायद इसका पागलपन ख़त्म हो जाए। असद की बात पर वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो साइमा को लेकर इसी वक्त घर से निकल गया। इसने अपनी पार्ट टाइम जॉब से जितना कमाया था वो हमेशा महफूज करता रहा और यहाँ तक कि इसने अपने दोस्त की मदद से एक घर साइमा के नाम पर लेकर इसे किराए पर चढ़ा दिया था, मगर इसकी हालत के पेश नज़र वो अब खाली करवा चुका था और अब इसको लेकर वहीं जा रहा था। टैक्सी एक घर के सामने रुकी तो वह साइमा को लेकर अंदर दाखिल हुआ। घर सिर्फ 2 कमरों का था, मगर इसमें पत्थर टाइल्स वगैरह लगे हुए थे। साइमा ने परेशान होकर घर देखा और कहा कि असद, इसका तो बहुत किराया होगा ना? बिल्कुल भी किराया नहीं देना पड़ेगा। असद के मायनी खेज अंदाज पर वो उलझ कर इसे देखने लगी। असद इसकी हालत पर हंसते हुए बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी सी बेगम साहिबा, कुछ उलझी उलझी से लग रही हो? असद, आपकी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं, वो झंझला कर बोली। तो असद कहकहा लगाकर हंस पड़ा और फिर बोला, मेरी प्यारी सी बोली सी बेगम साहिबा, ये घर किराए का नहीं, हमारा ज़ाती घर है। फिर असद ने इसे सारी बात बताई तो इसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी और आंखों से आंसू जारी हो गए और इसने तशक्कुर भरे अंदाज में इसे देखा कि साइमा ने इस घर को जन्नत बना दिया और असद को एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। साइमा को असद की वजह से दुबई और सऊदीया के कई पाकिस्तानी बच्चे मिल गए और वो इन्हें ऑनलाइन कुरान पढ़ाने लगी। अल्लाह पाक ने कुछ अरसे के बाद इसे अपनी नेमत और रहमत दोनों से नवाज कर सबके मुंह बंद कर दिए। जुड़वां बच्चों को संभालना मुश्किल होता था, मगर कलसूम आपा जब इसके ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट हो गई तो इसकी ये मुश्किलात भी दूर हो गई। सबका और कलसूम आपा मिलकर इसके बच्चों को संभाल लेती थी। स्टार में तो शमशाद बेगम और बाकी सब ने इनसे ताल्लुक़ तोड़े रखा, मगर असद और वो इनके नाराज़गी के बावजूद इनसे मिलने जाते थे। यहाँ तक कि असद ने दोनों बहनों और भाइयों की शादी भी खुद की और सोबिया और सोफिया के ससुराल वालों ने सही इन्हें टांग कर रखा था। कुछ इनमें बर्दाश्त की कमी थी तो वो ज़ुबान दराज़ी कर जाती थी और ससुराल वाले तो इन्हें मारते पीटते थे। और फ़हद की बीवी सलीमा ने शमशाद बेगम का जीना हराम कर दिया और सदमे दुख से वह मजबूर हो गई थी और हमेशा की तरह इसने अपनी नरम दिली का मुजाहरा किया और शमशाद बेगम को अपने पास ले आई और वो दिन रात शमशाद बेगम की खिदमत करती थी। और अल्लाह ने इसके अवज़ इसे बहुत अता किया कि असद को कंपनी की तरफ से बड़ा घर और गाड़ी भी दे दी गई और वो हर रोज़ अपने रब के आगे शुक्राने के नफल अदा करती थी। अल्लाह पाक ने सही फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो,
मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा।